वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की हमारी इस बैक बेंचर सीरीज़ में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो इसमें हम लोग वही सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और एनसीईआरटी में थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी हुई हैं, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप, और वो सब हमने नहीं लिया है क्योंकि ये हमारा एक रैबिट रिवीजन टाइप है। तो हमारी इस बैक बेंचर सीरीज़ में आपको मिलेगा क्लास 9th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा। साइंस की जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो 12 चैप्टर हैं वो सभी चैप्टर्स का एक वन शॉट रैपिड रिवीजन मिलेगा। पर हमने अपनी सीरीज शुरू करी है बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी के टोटल 3 ही चैप्टर हैं 9th में। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो कि सेल है, फिर चैप्टर 6 है जो टिश्यू वाला है, फिर चैप्टर 12 है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो ये 3 ही चैप्टर हैं बायोलॉजी के उससे हमारी साइंस एनसीईआरटी में। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। तो हमारे इस फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक्स टू बी कवर्ड में आता है इंट्रोडक्शन टू द सेल। सेल का हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके बाद सेल थ्योरी आएगी। सेल डिफरेंट टाइप के होते हैं, साइज़ के होते हैं, और नंबर्स भी बहुत सारे अलग होते हैं सेल के। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है हम वो आपको बताएंगे। फिर सेल डिवीजन के बारे में भी बताएंगे। अब यहाँ पे कुछ बच्चे घबराएंगे, बोलेंगे कि जो एनसीईआरटी में टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं, व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, या व्हाट इज़ सेल मेड अप ऑफ। तो आप एनसीईआरटी खोल के बैठ सकते हैं, मैं वो सारी चीज़ें कवर करूँगी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें दी हैं जो हम कवर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू द सेल, सबसे पहले हम लोग अपना सेल से इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो सेल क्या होता है, जैसे अगर आपके पास कोई ये भी क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से आप ये बता सकते हैं कि मतलब आपको 1 पॉइंट लिखना है, 2 पॉइंट लिखना है, कितना लिखना है। जैसा मार्क्स हो क्वेश्चन का उतने ही आप पॉइंट लिख दीजिएगा। तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल फंक्शनल तो सब लिखते हैं, पर जो बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ लिखेगा तो एक टीचर पे अलग इंप्रेशन पड़ेगा कि इस बच्चे को सब आता है। नाउ the second point is the entire functioning of living organism begin from the basic unit, that is why the fundamental unit of life। यहाँ पे सेल की बात करी गई है। सेल की एक और ख़ास बात होती है दैट इट कैन रिप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, इसलिए हम इसे बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। और एक और चीज़ है जो सभी बच्चों को आती ही होगी मेरे हिसाब से, सेल 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 से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यहाँ पे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे हैं डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। तो हम लोग हमारी जो एनसीईआरटी में डिस्कवरीज दी हैं सिर्फ हम लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आती है डिस्कवरी कि सेल किसने डिस्कवर करा। अगर वो लोग डेड सेल की बात करें तो आप रॉबर्ट हुक लिख सकते हैं। अगर वो लिविंग सेल की बात करें जो प्रोटोजोआ में पाया गया था तो वो एंटोन वॉन लीवनहुक थे जो 1674 में। ये ईयर्स भी कई बार पूछ लेते हैं तो आपको ये याद रखने होंगे। अब हम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी है, रॉबर्ट ब्राउन ने। और फिर सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने प्रपोज करी थी, श्वान एंड सेल्डिन ने। श्वान एंड सेल्डिन, और ये दोनों क्या थे, एक बॉटनिस्ट था और एक जूलॉजिस्ट था। तो ये तो आपसे पूछ नहीं सकते हैं, पर हाँ अगर उनसे स्पेसिफिक आपसे पूछ लिया तो ये आपसे पूछ सकते हैं। और एक लास्ट हमारा जो पॉइंट है जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है कि प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने करी थी, पुरकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करी थी। अब आप फटाफट अपनी आंखें बंद करिए और एक सोचिए कि हमने इस वाले स्लाइड में क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा सेल। सेल कौन कौन से, एक डेड सेल था, एक लिविंग सेल था। डेड सेल किसने डिस्कवर करा, रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल किसने करा, एंटोन वॉन लीवनहुक ने। फिर न्यूक्लियस की बारी है, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर करा, रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर सेल थ्योरी की बारी आई, सेल थ्योरी किसने करी, श्वान एंड सेल्डिन ने। और लास्ट में आया प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म किसने, पुरकिंस्की ने। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। सेल थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसे बिना भूले अच्छे से इसके पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, और थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़े तो ये किसने दी ये सब भी आप बता दीजिएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ द सेल। मतलब एक या एक से ज़्यादा सेल से भी एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है, और ये सभी सेल एक ही सेल से आते हैं। और द न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन भी हमारा टॉपिक है जो कि हम लास्ट में आपको बताएंगे क्या है। तो जो भी पुराने सेल होते हैं उन्हीं से जो नए सेल आते हैं
उन्हीं से मतलब पुराने सेल से ही नए सेल आते हैं। ऐसा नहीं है कि नए सेल कहीं और से आते हैं, जो एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं उन्हीं से नए सेल आते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सेल थ्योरी को मिस मत करिएगा। और आप सोच रहे होंगे ये यहाँ पे रुडोल्फ रुडोल्फ वर्चो के बारे में भी बताया गया कि ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, कि न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये रुडोल्फ वर्चो ने ही दिया था। और अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सेल अलग अलग है, मतलब सेल का साइज़ के बारे में पूछ देखेंगे हम लोग। सेल के नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, सेल की शेप भी डिफरेंट हो सकती है साइज़ के हिसाब से। जैसे कि लॉन्गेस्ट सेल हो गया नर्व सेल, फिर नंबर एक किसी एक ऑर्गेनिज्म में एक सेल हो सकता है, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। शेप भी हर सेल का जैसा उसका फंक्शन होता है उसके हिसाब से वेरी करता है, ये नहीं सभी सेल के सेम होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट नंबर्स। सेल ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सेल नंबर में यूनिसेलुलर डिवाइड किया गया और एक मल्टी सेलुलर डिवाइड करा गया। तो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है उसे हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनि का मतलब ही वन होता है और सेलुलर का मतलब होता है सेल। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। और जो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बने हों, मल्टी सेल से बने हों, मल्टी सेलुलर, उसे हम कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ह्यूमंस आ गए, एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए। ये आप इमेज देख ही सकते हैं। अब हम लोग नीचे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेल ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट शेप। मैंने आपको बताया ना कि सेल का शेप उसी हिसाब से होता है जिस हिसाब से उसका फंक्शन होता है। तो सेल WBC वाइट ब्लड सेल, WBC को वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं, पर अब इसे ज़्यादातर लोग वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स कहते हैं। RBC रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, बोन सेल्स जो कि स्प्लिंडल शेप में होते हैं। ये कुछ शेप्स हैं जो आप शायद याद रख सकते हैं क्योंकि ये पूछ सकते हैं। और स्पम सेल्स हो गया, ओवम जो कि स्पेरिकल होता है, और जो नर्व सेल होती है जो कि लॉन्गेस्ट होती है, याद रखिएगा लॉन्गेस्ट होती है नर्व सेल, ये ब्रांच एंड इलोंगेटेड होती है। और जो स्पम होता है ये फास्टेस्ट सेल होता है, मतलब ये बहुत जल्दी ट्रैवल कर सकता है अपने लोकोमोशन से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेल जो डिफरेंट साइज़ के होते हैं, जैसे कि लार्जेस्ट सेल आ गया है ऑस्ट्रिच का जो सेल मतलब अंडा होता है वही एक सेल होता है, वो लार्जेस्ट में आ जाता है। और जो स्मॉलेस्ट सेल होता है जो माइकोप्लाज्म होता है, जो एक बैक्टीरिया होती है। और जो माइकोप्लाज्म होता है ये इस एक कैटेगरी में आता है जिस कैटेगरी का नाम है PPLD, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आप चाहें तो ये याद रख सकते हैं क्योंकि ये शब्द NCERT में दिया हुआ है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेल, अब हम आ गए हैं हमारे मेन टॉपिक पे। जिस समझ लीजिए यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू हो रहा है। वो तो बस एक आउट व्यू था कि क्या है क्या नहीं। अब आता है सेल। सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? एक सेल होता है। सेल के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो NCERT ने अलग अलग दिया है, और मैंने यहाँ पे जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो उसी के नीचे लिख लिए हैं। आप बस इन पॉइंट्स को याद रख लीजिए और उसके बाद बस काम ख़त्म, एग्ज़ाम में नंबर पूरे। तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल भी बोल सकते हैं या फिर आप सेलेक्टिवली परमिएबल भी बोल सकते हैं, जो परमिट करती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सबके बाहर होती है, पर प्लांट्स में एक स्पेशल मेम्ब्रेन होती है जिसे बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल होती है, रिजिड होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर होती है और सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, ये एनिमल सेल्स में नहीं आती। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है, सेल वॉल प्रेजेंट इज इन एनिमल सेल, यस या नो? नो। नाउ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की बारी है। न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस की जो मतलब आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बाय लेयर होती हैं, एक होती है इनर, एक होती है आउटर। और उसमें पोर्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर इसलिए होते हैं कि ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स एंड क्रोमोसोम्स। साइटोप्लाज्म होता है, उससे अंदर बाहर क्रोमोसोम्स और मटेरियल्स का ट्रांसफ़र हो सके, इसलिए वो जो पोर्स होते हैं उसे हम लोग न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। अब आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर। न्यूक्लियस के अंदर तो अपना खुद न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर प्लाज्म उसे बोलते हैं, और जो बाहर होता है
जैसे कि आप समझ लीजिए कि मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये ये न्यूक्लियस हो, ये हमारा सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। तो यहाँ पे ये जो अलग से ये वाला जो स्पेस है, यहाँ पे होता है साइटोप्लाज्म। अंदर नहीं होगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे सेल ऑर्गेनिज्म में। सेल ऑर्गेनिज्म एक वो होती हैं, मतलब जितने भी जो भी चीज़ें एक सेल में पाए जाती हैं। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन्स थोड़ा सा रिलेट हो रहा है ना, कि हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, वैसे ही एक सेल में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स जो एक स्पेशलाइज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और वो अपना अपना फंक्शन करते हैं सेल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब सेल का स्ट्रक्चर के हिसाब से भी दो प्रकार का होता है। एक होता है यूकैरियोटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक। पर हम लोग यहाँ पे यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। यूकैरियोटिक में भी एनिमल सेल और प्लांट सेल जो कि बहुत अलग होते हैं, और मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप बस ये डायग्राम को देख के चला जाइएगा, क्योंकि पॉइंट्स आप एक बार समझ जाएंगे, आप खुद भी बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एनिमल सेल्स की बात करते हैं। हमारे एनिमल सेल्स में सबसे पहले आउटर मोस्ट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले आउटर मोस्ट होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पे सेंट्रियोल दिखाए गए हैं। सेंट्रियोल, देखिए ये सब ज़्यादा डिटेल में नहीं है, पर सेंट्रियोल एक 90 डिग्री प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोसोम्स उसे बोलते हैं। और हमारे लाइसोसोम्स भी सिर्फ एनिमल सेल्स में ही फाउंड होते हैं। लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। और फिर राइबोसोम्स हो गए, राइबोसोम्स यहाँ भी होते हैं, और जो हमारा प्लांट है उसमें भी राइबोसोम्स होते हैं। तो जो मेन फीचर्स हैं वो भी आप लोग याद रख सकते हैं, कि कुछ चीज़ें तो मतलब कॉमन है दोनों में, बस थोड़ी ही चीज़ें हैं जो अलग हैं, फिर आप वो ध्यान में रख के अपने एग्जाम्स में कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। गोल्गी अपैरेटस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ऑब्वियसली फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि ये यूकैरियोटिक है। साइटोप्लाज्म है। अब हम लोग देखते हैं अपना प्लांट सेल। प्लांट सेल में भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लांट सेल में हमने पढ़ा था एक अलग और एक मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं, जो कि एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है, जो एक सेल की शेप मेंटेन करने में हेल्प करती है। कि सेल अगर एक हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा है, तो सेल वाला जो मतलब एक अगर कुछ सैंपल है तो जिसमें प्लांट सेल होगा वो अपने शेप नहीं बदलेगा, और वहीं दूसरी जगह अगर एनिमल सेल होगा वो अपनी शेप बदल देगा। यहाँ पे फिर न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, साइटोप्लाज्म। यहाँ एक और चीज़ पाई जाती है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट, ये आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, और यहाँ पे एनिमल सेल में सेंट्रियोल आ जाता है, और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट आ जाता है। ये दो डिसिमिलैरिटी हैं जो शायद आप अपने दिमाग में रख सकते हैं अगर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, एंड इट सेपरेट सेल का जो कंटेंट होता है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ये एक सेपरेट रखती है, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो और सेल ऑर्गेनल्स होती हैं उनको दूसरे सेल से सेपरेट रखती है। ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है। सेलेक्टिवली परमेबल मतलब जो एंट्री और एग्जिट ऑफ सम पार्टिकल्स को ही अलाउ करती है, और प्रिवेंट करती है, मतलब सभी पार्टिकल्स को ना अंदर आने देगी ना सभी को बाहर जाने देगी। सिर्फ जो सेलेक्टिवली चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को अंदर बाहर आने देगी। ये अलाउ करती है डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड ऑक्सीजन। सेल सेल को भी, अब हमारे सेल भी लिविंग है तो उनको भी अब CO2 रिलीज करेंगे, क्योंकि वो एनर्जी बनाएंगे। एनर्जी कहाँ बनाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में बनाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि वो ATP जनरेट करता है, वहाँ पे एनर्जी बनती है, फिर वहाँ से जो CO2 होती है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आती है, और ये रेगुलेट करते हैं मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये नहीं भूलना है, क्योंकि जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनती है प्लांट में, और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये लिपिड एंड प्रोटीन की बनती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंशिएट करने को आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अ सेल वॉल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ट्रांसपोर्ट, जी हाँ, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, तो हम वो देखते हैं। पैसिव पैसिव नाम से ही समझ आ रहा है, पैसिव पास करता रहेगा धीमे धीमे, और एक्टिव मतलब बहुत फुर्तीला या तेज, समथिंग लाइक दिस। पैसिव ट्रांसपोर्ट, सब्सटेंस मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। देखिए, चीज़ें इतना तो हम सभी को पता है कि जो भी चीज़ें होंगी वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा सकती हैं। आप सोचिए, अगर एक पानी का गिलास है तो उसे पानी को अगर हम लोग ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो वो आराम से अपने आप चला जाएगा, पर उसी पानी को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उसके लिए हमें अपने घरों में मोटर और या पंप की ज़रूरत होती है। तो इसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ग्रेविटी के थ्रू सब हो जाता है, और ये एक स्लो प्रोसेस होता है जो अपने पेस के अपने हिसाब से चलता है, और ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड पैसिवली। अब ऐसी कोई वो नहीं है कि भारी चीज़ ऊपर से नीचे जाएगी, यहाँ पे जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वही सिर्फ पैसिव ट्रांसपोर्ट दिखाते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो चीज़ें होती हैं वो मूव करती हैं थ्रू द एनर्जी, एटीपी की मदद से वो चीज़ें मूव करती हैं, इसलिए यहाँ पे कंसंट्रेशन दूसरी होती है। मतलब यहाँ पे चीज़ें उल्टी डायरेक्शन में जाएंगी, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ हम लोग एक एनर्जी लगा रहे हैं। सपोज़ घर में मोटर लग गया तो अब पानी नीचे से ऊपर जा सकता है, क्योंकि हमने एक एक्सटर्नल एनर्जी लगा दी है जो है पानी, जो है मोटर, जो हमारे पानी को नीचे से ऊपर लाएगा। ये एक रैपिड मूवमेंट होती है जो बहुत तेज़ होती है, क्योंकि इसमें हमने एनर्जी लगा ली है, और ये स्पेशली लार्ज मॉलिक्यूल के लिए होती है। और स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए आए तो आप पैसिव ट्रांसपोर्ट क्लिक करेंगे, और लार्ज मॉलिक्यूल के लिए आए तो आप ऑप्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्लिक करेंगे अपने एग्ज़ाम्स में। तो अब आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। ऑस्मोसिस इज़ द पासेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस में सबसे पहले पासेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बस ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पासेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस दो प्रकार की होती है, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो मतलब अंदर, द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल एंटर इनटू द सेल। एंडो मतलब अंदर आ रहे हैं, पानी के मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं, और एक्सो मतलब बाहर जा रहे हैं, पानी के मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं। अब पानी के मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे तो वो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक मतलब पतला हो जाएगा, और पानी के मॉलिक्यूल अंदर आएंगे तो वो सेल मोटा हो जाएगा। मोटा यानी सेल स्वेल हो जाएगा। तो ऐसे करके आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हेन सेल स्वेल या व्हेन सेल श्रिंक, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू स्प्रेड यूनिफॉर्मिटी। यहाँ पे ये डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में हो सकता है, पर जो लिक्विड में स्पेशली जो वाटर मॉलिक्यूल्स में होता है उसका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है जो होता है ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, द मॉलिक्यूल ऑफ वन सब्सटेंस मिक्स विद द मॉलिक्यूल ऑफ अदर सब्सटेंसेस। आप शायद समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं आपको इस इमेज के थ्रू थोड़ा सा समझाती हूँ। यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ है, यहाँ डाई इन्होंने एक जगह पे डाली है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ डिफ्यूज़ होके अब ये यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी आ गई है, इस चीज़ में यूनिफॉर्मिटी आ गई है। तो अब ये सारी इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स हो गया। ये नहीं कि यहाँ पे डाई ज़्यादा हो गई है, यहाँ पे कम हो गई, यही होता है डिफ्यूजन का प्रोसेस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि अगर एग्ज़ाम पॉइंट में ये आ सकता है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस। ये पॉइंट्स हैं, आप इनको याद रख सकते हैं या सिर्फ समझ भी लें तब भी आपका काम हो जाएगा एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है, डिफ्यूजन द फिनोमेना ऑफ मूविंग ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ, ये जो हायर और लोअर कंसंट्रेशन दिया है, ये सल्यूट, जो कि सल्यूट, अब आपको सल्यूट शायद पता होगा, सल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनके हिसाब से दिया गया है। सॉल्वेंट होता है जो जिसमें हम लोग डिज़ोल्व करते हैं, और जो सल्यूट होता है कि जो चीज़ हम लोग डिज़ोल्व करते हैं। तो जैसे शुगर सोल्यूशन हो गया तो चीनी उसमें सल्यूट होगी, और जो वाटर है वो सॉल्वेंट होगा। तो जो सल्यूट होता है उसके हिसाब से हम लोग डिफ़ाइन करते हैं
मतलब नॉर्मल बेसिस में अगर कोई बोले हायर कंसंट्रेशन या लोअर कंसंट्रेशन, तो जो सल्यूट का जो कंसंट्रेशन होता है उसके हिसाब से हम लोग बताते हैं कि ये हायर कंसंट्रेशन का है या लोअर कंसंट्रेशन का है। और अगर वो सॉल्वेंट के हिसाब से बताएगा तो उसमें मेंशन होगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस में है द फिनोमिना ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट यानी वाटर मॉलिक्यूल्स या liquid particles, the phenomena of solvent particles across a semi permeable region from low solute concentration to high solute concentration। यहाँ पे इन्होंने बता दिया है, चीज़ वही है, सेम चीज़ लिखी है, बस यहाँ पे मूव पार्टिकल लिख दिया गया है और यहाँ पे स्पेसिफिकली कौन सा पार्टिकल मूव कर रहा है उसे बता दिया गया है। अब यहाँ पे अब अगला पॉइंट है, इट अकर इन लिक्विड एंड द गैशियस एंड इट अकर इन लिक्विड ओनली। अब नो मेम्ब्रेन सेपरेशन इज रिक्वायर, और यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर होती है। अब यहाँ पे नो वाटर इज़ नॉट नेसेसरी फॉर मूवमेंट, और यहाँ पे वाटर के मूवमेंट को ही बोला जाता है क्योंकि जो ये मेन सॉल्वेंट हो जाता है। अब यहाँ पे द फ्लो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इज़ इन ऑल डायरेक्शन, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी दिखाते हैं ना, हमने आपको बताया था कि डाई को पानी में मिला दे तो वो यूनिफॉर्मिटी, द फ्लो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इज़ इन ऑल डायरेक्शन, पर यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में होता है द फ्लो ऑफ, क्योंकि यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करी गई है। और यहाँ पे डिफ्यूजन इज इन द नेचुरल प्रोसेस जो हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते हैं। द प्रोसेस कैन बी स्टॉप्ड एंड कैन बी रिजर्व बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाने से हम लोग ऑस्मोसिस को स्टॉप कर सकते हैं, जिसे हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस भी बोलते हैं, और जो यूज़ होता है जो समुद्र का पानी है उसके फिल्टरेशन प्रोसेस में, रिवर्स ऑस्मोसिस, आर ओ रिवर्स ऑस्मोसिस, आर ओ की फुल फॉर्म ही होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अब हमारा अगला पॉइंट है, ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन कैन मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। ये वही बात रिपीट कर दी गई है, द मूवमेंट ऑफ ओनली वाटर मॉलिक्यूल और एनी अदर सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे मतलब कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में लिखा है लो कंसंट्रेशन, फिर यहाँ पे लो कंसंट्रेशन टू मोर कंसंट्रेशन आ गया, और यहाँ पे आ गया द रीज़न ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देखें, यहाँ पे सोल्यूट की बात करी गई है, और जहाँ पे सोल्यूट कम होगा वहाँ पे ऑब्वियसली सॉल्वेंट ज़्यादा हुआ, इसलिए यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने की बात करी गई है। आप इसमें कंफ्यूज ना हो, आप मेनली बस ये जो सोल्यूट का जो कंसंट्रेशन है उसके हिसाब से याद रखिए, फिर आप एग्ज़ाम में अपने हिसाब से सही मार्क कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ इंक इन वाटर, जो मैंने आपको बता दिया, और आरबीसी स्वेल अप व्हेन एक्सपोज टू वाटर। आरबीसी मतलब कुछ लोग होते हैं जिनकी बॉडी में आरबीसी स्वेल हो जाते हैं अगर वो ज़्यादा वाटर इनटेक करते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे है टाइप ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। अब हम लोग देखते हैं ये क्या क्या है। चलिए, याद करने की इजी सी ट्रिक है। हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब मोटा, मोटापन थोड़ा रहा, हाइपो हाइपो हाइपो, तो हायर सल्यूट इनसाइड, अंदर जो है वो सल्यूट ज़्यादा रहेगा। और आइसोटोनिक तो मतलब नाम ही अलग है बिल्कुल, आइसो मतलब इक्वल, और जो हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक में हायर सल्यूट आउटसाइड। आप बस हाइपो याद रखिए, आपको हाइपर अपने आप याद हो जाएगा, और इसी का उल्टा जो अंदर होगा वही उल्टा बाहर हो जाएगा, और इसमें वाटर इनसाइड आएगा, और हाइपरटोनिक है उसमें वाटर आउटसाइड आएगा। और जो आइसोटोनिक होगा इसमें वाटर का मूवमेंट ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल कंसंट्रेशन दी गई है। और जो हाइपोटोनिक होता है, हाइपो मैंने आपको बताया, हाइपो मोटा हो जाता है, सेल स्वेलअप हो जाता है, और यहाँ पे हाइपरटोनिक सेल श्रिंक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हाइपो जैसे जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि हाइपो के ओ से आप स्वेल वाला याद कर सकते हैं, हाइपो को ज़्यादातर मोटे लोगों से कंपेयर करते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में अगर सेल के अंदर कोई चीज़ आ रही है, एंडो साइटो मतलब सेल होता है, एंडो मतलब अंदर और साइटो मतलब सेल, सेल के अंदर आ रही है जो यहाँ दिखाया गया है, और एक्सो मतलब एग्जिट और साइटो मतलब एग्जिट कर रही है सेल को, जो यहाँ दिखाया गया है। बस ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं,
सेल वॉल्स, हम लोग आज सेल वॉल कवर कर लेते हैं। सेल वॉल मैंने बताया था ये एक रिजिड सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि नॉन लिविंग होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है पर सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, और ये मेड अप ऑफ होती है सेलुलोज की। प्लांट सेल में ही सिर्फ पाई जाती है। सेल वॉल की सुनिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सेल वॉल आ जाए, क्या होती है, नॉन लिविंग। कहाँ पाई जाती है, प्लांट सेल में। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। या और ये जो प्लांट सेल होती है इसकी आउटर मोस्ट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं आउटर मोस्ट होती है, सेल वॉल आउटर मोस्ट होती है। ये चीज़ याद रखिएगा। ये प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड लाई आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है कि ये जो हमारा जो, अगर आप एक नॉर्मल सेल है उसे हम लोग ने एक ऐसे सोल्यूशन में रख दिया है, मतलब एक हाइपरटोनिक, या आप हाइपरटोनिक्स, हाइपर HYPR हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर रख देंगे, तो जो भी मतलब वाटर होगा, जो वाटर लॉस होगा वो ऑस्मोसिस के थ्रू तो होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने वाटर का ही सोल्यूशन लिया है। पर यहाँ पे उसकी जो शेप है, शेप एंड साइज़ है, वो रिगेन रहेगा उस सेल का। क्यों रहेगा, जो कि सेल वॉल की वजह से रहेगा, क्योंकि एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि नॉन लिविंग है, तो इसमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ये देख सकते हैं इमेज में कि अंदर ये जो सेल है बहुत छोटा हो गया है, हाइपर में सेल श्रिंक हो जाता है। पर ये जो बाहर बाहर ये जो सेल वॉल आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल वैसी की वैसी है, बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुई है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल के फंक्शन क्या क्या होते हैं। परमिट परमिट होती है, ये प्रेजेंट होती है, परमिट मतलब प्रेजेंट होती है। परमिट प्लांट फंगी एंड बैक्टीरियल सेल टू रेजिस्ट बस्टिंग इन हाइपरटोनिक। रेजिस्ट मतलब रोकती है उनकी बस्टिंग इन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। कौन कौन से सेल को, प्लांट, फंगी एंड बैक्टीरियल सेल। इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये प्लांट में पाई जाती है, फंगी में भी पाई जाती है, और बैक्टीरियल सेल्स में भी पाई जाती है। ये एक ऑप्शन के उसमें आ सकता है कि प्लांट सेल इज फाउंड इन बैक्टीरिया, फंगी एंड प्लांट सेल। याद रखिएगा, सेल एब्जॉर्ब बाय ऑस्मोसिस लीडिंग टू स्वेलिंग एंड प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। सेल वॉल पे प्रेशर आता है, उसके बाद भी सेल वॉल नहीं टूटती है, तो सेल वॉल भी इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती है। सेल विद वॉल कैन एंड्योर ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अकॉर्डिंग जो प्लांट सेल होते हैं ये बहुत ज़्यादा अपनी सराउंडिंग मीडियम को रेजिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास सेल वॉल होती है। अब यहाँ पे बताया गया कि किस किस के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है और किस चीज़ की बनी होती है। हमें यहाँ से इतना तो पता चल गया कि इन तीनों के पास, प्लांट, फंगी और बैक्टीरिया, इन तीनों के पास प्रेजेंट होती है सेल वॉल। पर बनी किसकी होती है, याद रखिएगा, सिर्फ सेल्यूलोज प्लांट सेल की में बनी होती है, और जो बैक्टीरिया होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। आप ये याद रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है सेल वॉल जो कि बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। फंगी में प्रेजेंट होती है जो काइटिन की बनी होती है, और जो प्लांट में प्रेजेंट होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। बस आप ये तीन याद रखिए। एनिमल और वायरस में कुछ भी ये प्रेजेंट नहीं होती है। एनिमल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और वायरस में ऐसी कुछ डिफाइन नहीं होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में देखते हैं जो ज़्यादातर पूछा जाता है। द फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, वाई सेल वॉल आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट नॉट एनिमल। सेल वॉल सिर्फ पौधों में ही क्यों प्रेजेंट होती है, जानवरों में क्यों नहीं। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट वाइल एनिमल सेल हैव सेल मेम्ब्रेन। नाउ सेल वॉल मेनली प्लांट को हेल्प करती है टू मेंटेन रिजिड एंड फिक्स्ड, रिजिड और फिक्स रहने में हेल्प करती है। दिस है प्लांट बिकॉज दे आर इनमूवेबल। इनमूवेबल मतलब प्लांट चल फिर नहीं सकते हैं, इसलिए ये सेल वॉल उनको हेल्प करती है अपनी फिक्स्ड और रिजिड शेप और स्ट्रक्चर रखने में। द सेल वॉल मेनली कंटेन सेल्यूलोज और अदर पार्टिकल्स। द मेन रीजन इज वाई दिस इज वाई द ट्रंक एंड द ब्रांचेज आर स्ट्रॉन्ग। इसमें मतलब बताया गया सेल वॉल की वजह से ही जो ब्रांच होती हैं, टहनियाँ होती हैं, शाखाएं होती हैं, वो तूफान, आंधी तूफान में भी नहीं टूटती हैं, क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, नॉन लिविंग होता है, और प्लांट सेल में सेल्यूलोज का बना होता है। ये चीज़ें याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ आगे अब हमारा न्यूक्लियस है। अब हमारा ज़्यादा नहीं बचा है, न्यूक्लियस टॉपिक बचा है, फिर सेल आ जाएगा, फिर उसके बाद यूकैरियोटिक आ गया है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड, राइबोसोम, वेस वैक्यूल, और बस पॉइंट टू रिमेंबर सेल डिवीजन। बस ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, तो हम आज का अपना ये
पार्ट 1 यहीं तक रखते हैं और कल हमारा पार्ट 2 आएगा जिसमें हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और ये जो क्वेश्चंस हमारे ये जो PYQ है हम ये सब भी कंप्लीट कर देंगे और आपको बिल्कुल निश्चिंत कर देंगे इस चैप्टर से। फिर इसके बाद आप डायरेक्ट अपना एग्ज़ाम देने भी जा सकते हैं और आई गारंटी कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आपने सिर्फ इस वीडियो को अच्छे से देखा है। तो चलिए अब हम इस अपने वीडियो को बंद करते हैं और आपसे अलविदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के बैकबेंचर सीरीज़ में चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2। मिलते हैं कल आपसे। ओके।